नमस्कार। एहसास के आज के अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं नीलम शर्मा। ड्रग ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल होगा तभी नई दवाइयां बाजार तक पहुंच पाएंगी। नई बीमारियों के इलाज के लिए पहले रिसर्च होता है, माइक्यूल का प्रयोग जानवरों पर होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आने पर अगले फेज में इंसानों पर इसका प्रयोग होता है। दुनिया भर में दवा कंपनियां डॉक्टरों के जरिए इंसानों पर किए जाने वाले प्रयोग किया करती हैं। इंसानों पर प्रयोग को लेकर दुनिया भर में नियम कानून हैं। इनके जरिए मानव के हितों की रक्षा की जाती है। लेकिन हमारे देश में ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें इन तमाम कानूनों की अनदेखी की गई है। हालांकि ड्रग ट्रायल में शामिल लोगों की सूचनाएं गोपनीय रखी जाती हैं, लेकिन इंदौर में लोगों पर ड्रग ट्रायल के मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में कमोबेश लोगों के हितों, उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा गया। मेहदूद नगर इंदौर शहर की एक कॉलोनी है। इसकी गली में खेलते नरेश से हमारी पहली मुलाकात हुई। इस मासूम का जीवन किसी खास घटना से जुड़ गया है, इसका अंदाजा इसे नहीं है। 4 साल पहले नरेश महज 3 दिन का ही था। नरेश को डॉक्टर कोई वैक्सीन देने वाले थे। यह वैक्सीन नरेश के लिए जरूरी है, ऐसा आशीष यानी नरेश के पिता को डॉक्टरों ने बताया। आशीष को डॉक्टरों पर पूरा भरोसा था, लेकिन यह मासूम डॉक्टरों के लिए केवल एक मोहरा था। ड्रग ट्रायल के लिए नरेश को चुन लेना एक आसान सा काम था। यह धोखा शहर के ही नामी अस्पताल महाराजा यशवंतराव के डॉक्टरों ने नरेश और उसके पिता आशीष दोनों के साथ किया। हम गए थे सर डिलीवरी के लिए। तो ये पैदा भी अंबाई में हुआ था। तो 3 दिन बाद इसको कुछ हमको लगा था कि शायद इसे कुछ हो गया, बीपी इसका सही पिला दिखने लगा। फिर हम गए थे अंबाई से हमको चाचा नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ वो सब डॉक्टर ने क्या करा वो तो मालूम नहीं। फिर नरेश पर पोलियो ऑरल ड्रॉप के वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। नरेश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सांस लेने में नरेश की दिक्कतें जारी रहीं। पहले आशीष और इनकी पत्नी ममता को लगा कि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टरों ने माना है कि इसको प्रॉब्लम हुई है। इसको उन चार दिनों में इसके साथ में उनके टीके से प्रॉब्लम हुई। डॉक्टरों ने ये चीज मानी। प्रॉब्लम हुई फिर अपन ने जांच भी तो करवाई। अरविंद ने आपसे बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई? जी हमको नहीं बताया सर। उन्होंने जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया उन्होंने। सो कुछ उनकी डॉक्टर की भाषा में कुछ होता है प्रॉब्लम गले में, वो हुआ था। और कुछ मिर्गी टाइप में होता है कुछ उनकी भाषा में। मुझे वो नहीं, मुर्गी झटके आने लगे थे। उन 4 दिनों में प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टरों ने ये चीज मानी। इसी बीच साल 2011 में मध्य प्रदेश विधानसभा में सदस्यों ने राज्य में हो रहे क्लिनिकल ट्रायल की जानकारी मांगी। जवाब में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। ने बिल्कुल भी इसमें ड्रग ट्रायल के इसमें सहयोग नहीं किया। यहाँ तक कि जो मैंने प्रश्न लगाए थे, प्रश्नों के उत्तर आज तक सही ढंग से नहीं दिए हैं उन्होंने। उस बीच मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया था। सरकार पूरी तरह से दोषी जो डॉक्टर है उनका पक्ष रखा है। यहाँ तक कि यहाँ के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और यहाँ के हमारे स्वास्थ्य मंत्री राज्य मंत्री जो महेंद्र हांडिया है, वो भी लोकल इंदौर के, वो तो डॉक्टर के उन्होंने खुल करके पक्ष रखा। सूचना मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंची और इन्हीं पीड़ितों में नरेश का नाम भी था। आशीष के सामने अब सारा वाकया शीशे की तरह साफ था। कोई कंपनसेशन नहीं, कोई अब तो कोई मिलने भी नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया, न डॉक्टर, न दवा कंपनी, न गवर्नमेंट का कोई नहीं आया। कोई नहीं। सवाल आने के बाद, लिस्ट जाहिर होने के बाद बराबर नहीं है। ट्रायल का साइड इफेक्ट नरेश पर थोपा गया। छुटकारा पाने के लिए माँ बाप कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों से मुलाकात की। नरेश की उम्र अभी कम है, ऑपरेशन भी मुमकिन नहीं। साथ ही
यह परिवार ऑपरेशन का खर्च उठा पाने में अपने हाथों को तंग महसूस करता है। अभी भी सोता है तो वो नाक से बराबर सांस नहीं ले पाता, वो मुंह से सांस ले पाता है। छोटा सा बच्चा, उसका ऑपरेशन का भी बोला है, बोला गले में इसका ये ट्रांसपेरेंट छोटे है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए इसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अभी बच्चा छोटा है इसलिए हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। नरेश जिंदगी भर संघर्ष करेगा या रोशनी की एक खिड़की इस मासूम के घर भी खुलेगी। विधानसभा में जब विधायकों ने सवाल उठाए तो सवाल के जवाब में विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश की गई उसके अनुसार 81 लोग केवल इंदौर शहर से थे जिन पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ, और आश्चर्य की बात इनमें से एक को भी मुआवजा नहीं मिला है। अनिल सौदे की मां को गुजरे 3 साल हो गए। शुगर की परेशानी थी चंद्रकला बाई को। इलाज के लिए इंदौर के सरकारी अस्पताल में पहुंची। एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिल और इनके भाई विजय को बताया कि इनकी मां को बस एक इंजेक्शन लगाना है और उसके बाद इनकी मां ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसी बात है, इंजेक्शन फ्री आ रही है, या आप लगवाना चाहते हो 1,25,000 का, और गरीबी रेखा के कोफन पे फ्री है तुम लोगों को। तो हमने बोला इससे ठीक तो हो जाएंगे ना साहब? तो बोला आपकी माता बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएंगी, बढ़िया। घर वालों को ड्रग ट्रायल की भनक तक नहीं लगी। इंजेक्शन लगने के बाद चंद्रकला बाई कोमा में चली गईं और 24 घंटे बाद इनकी मौत हो गई। घर वालों ने इसे नियति मान लिया। डॉक्टरों का एहसान लिए घर चले आए। नाते रिश्तेदारों से डॉक्टरों की नेक नियति का बखान करते रहे। महंगा इंजेक्शन सिर्फ गरीब होने की वजह से मुफ्त में लगाया गया है, इसका भरोसा कायम रहा। लेकिन यह भ्रम 2 साल बाद टूट गया। कुछ भी लालच नहीं देते थे, बस ये बोलते थे कि गरीबी रेखा का कूपन है तुम्हारे का, ना इस वजह से फ्री दवाई मिल रही है तुम्हारे को, तो हमारा एहसान मानना चाहिए। तो उसी बात का हम एहसान मानते हुए हमने कुछ भी उनके बात नहीं करी, ना उनका ध्यान आया कि उन्होंने सब हमारे संग में करा। ये तो हमारे सर की वजह से हमारे को भी पता लगा, 81 लोगों में हमारी लिस्ट है, इस वजह से हमें पता लगा और हमें मालूम पड़ा। हाँ, याद आती, गुस्सा आता बहुत देख के, मतलब अंदर से भावना निकलते कि एम्बाई बेकार है, इसको देखना ही नहीं है। तो मतलब साया उठा लिया हमारे सर से, तो मतलब बहुत ही बेकार चीज है ये तो। अब इस पूरे मामले में 1 रुपए भी चंद्रकला बाई के घर वालों को नहीं मिला, जबकि मुनाफे में डॉक्टर से लेकर दवा कंपनियां सभी रहे। मामले को नजदीक से देखने वाले डॉक्टर आनंद ने ड्रग ट्रायल की कहानी कुछ यूं बयां की। हमारे देश के सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर्स यदि विदेशी दवा कंपनियों के लिए ट्रायल करेंगे तो ये तो गलत बात है। आप क्लिनिकल ट्रायल को एक मार्केट की तरह नहीं ले सकते, एक बिजनेस के लिए। ऐसा एक फील्ड है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ से डील करता है, और जिस तरीके से पिछले 6-7 सालों में ट्रायल्स हुए, हजारों लाखों लोगों पर दुष्प्रभाव हुए। ड्रग ट्रायल को लेकर भारत में सरकार की गाइडलाइन है, इसे पालन करने का सारा दारोमदार एथिक्स कमेटी और डॉक्टरों पर निर्भर करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स की रेगुलेशन तो इस कंट्री की ठीक ठाक है, और साइंस के हिसाब से ट्रायल चाहिए भी। जब भी कोई नई चीज किसी भी, चाहे वो इन्फेक्शन है या नॉन इन्फेक्शन है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज, हर चीज में नई दवाइयाँ चाहिए। जब पुरानी का असर होना बंद हो जाता तो नहीं चाहिए। तो औषधियाँ चाहिए, उनके प्रॉपर्ली एफिकेसी भी टेस्ट होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो ह्यूमन की सेफ्टी एंगल है और उसके राइट्स हैं, उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, उसके साथ उसके मतलब वॉलंटरली वो पार्टिसिपेट करे उसके अंदर, तो वो चीजें एसेंशियल हैं। एक्चुअली कॉमन जेनरिक सा प्रिंसिपल है ये। गाइडलाइन, सिद्धांत सब दरकिनार हो गए।
चंद्रकला बाई के घर वालों को ड्रग ट्रायल के नफा नुकसान के बारे में नहीं बताया गया, न ही इन लोगों की सैद्धांतिक सहमति ली गई। हद तो तब हो गई जब चंद्रकला देवी की मौत के बाद मुआवजा भी नहीं दिया गया, जबकि ट्रायल में शामिल डॉक्टर खुद ही अस्पताल की एथिक्स कमेटी के सचिव थे। और औरतों के साथ जो कॉन्ट्रसेप्शन को लेके ट्रायल्स हो रहे थे और उसमें जो गरीब औरतों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको ये भी नहीं बताना कि हम तुम पे ट्रायल कर रहे हैं, झूठ बोलना और उसके बाद में छोड़ देना उनको, उनके हवाले, खुद के हवाले छोड़ देना। ये हमारे देश का बहुत पुराना सिलसिला है और हम लोगों ने लड़ के ये यहाँ तक तो स्थिति लाई कि कम से कम आज इन्फॉर्म कंसेंट की बात हर कोई करता है। उस समय तो कोई इन्फॉर्म कंसेंट की भी बात करने को राजी नहीं था। दवाइयों का इंसानों पर प्रयोग यह एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन मानव अधिकारों की सुरक्षा का सौदा करके नहीं। यहाँ के आसपास के जो भोले भाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, इस शहर में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उन्हें ठगा जाता है और ये एक सबसे बड़ा गुनाह है। 3 दिन के बच्चे पर ट्रायल, क्या कसूर था बच्चे का? मान भी लें कि ये जरूरी था, तो घर वालों को बताने की जहमत क्यों नहीं उठाई गई? अब दोष आखिर किसका है? डॉक्टरों ने अपने पेशे से वादा खिलाफी की है, लोगों का भरोसा तोड़ा है, एक महिला की मौत तक हो गई। मामला सभी के सामने है। क्या दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? एहसास। जल्दी उठो बेटा, फटाफट, चलो चलो चलो। बेटा स्लो ब्रश करो, धीरे धीरे से। पापा सब काम इतने फास्ट फास्ट पर ब्रशिंग स्लो क्यों? सोचना पड़ेगा। टूथपेस्ट फास्ट काम कर सकता है, जैसे आपका पेप्सोडेंट, जो सिर्फ 2 मिनट में करे 95% तक कीटाणुओं का सफाया। पेप्सोडेंट जर्मी चेक। प्रियंका, भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। वेक अप किड, तेरा राइट है ये, मत सहो जो कोई तंग करे, कड़ी सजा दे या पिटाई करे, बुरा टच, गंदी बात कहे, फुसलाए या लालच दे। वेक अप, वेक अप। खराब व्यवहार, बुरा बर्ताव, गंदा टच और गलत इरादा पहचानो और घर में इसके बारे में बताओ। ना करो उल्टी सीधी हरकत, हम जानते हैं अपना हक। एहसास। 2005 से हमारे देश में ड्रग ट्रायल का वही फेस प्रयोग होता है जो यूरोप में हो रहा है। हम ट्रायल के संबंध में तो पश्चिमी देशों के साथ ही खड़े हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा और कानून को लेकर अभी भी हम काफी पीछे हैं। वजह यही है कि दवा कंपनियां, रिसर्च कराने वाली संस्थाएं और डॉक्टर आसानी से लोगों के साथ खिलवाड़ कर पाते हैं। दवा कंपनियां मरीज को गंभीर बीमारी का दावा करके आसानी से निकल जाती हैं। डॉक्टर रिसर्च के नाम पर कुछ पैसा लेकर चुप हो जाते हैं। कानून और गाइडलाइन अपनी जगह मजबूर बनकर रह जाते हैं। आंकड़े सरकारी माने तो 2300 से ज्यादा लोगों की मौत ड्रग ट्रायल से हुई है, लेकिन मुआवजा मिला महज कुछ लोगों को। नई दवाइयों के लिए सब जरूरी है, हर सवाल का जवाब यही है। और आज आप बताइए कि मेरे देश के नागरिकों पर कोई ट्रायल हो रहा है और मेरे देश को उससे क्या फायदा हुआ? आज मेरे देश का नागरिक उसको 200 रुपए में एक टेबलेट खरीद रहा है या एक इंजेक्शन खरीद रहा है, तो ये जो पैसा है ये तो विदेश में गया। आप उन्होंने रॉ मटेरियल के रूप में मेरी कंट्री के नागरिकों को यूज किया, उन्होंने मेरे देश के जो टॉप क्रीम हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको उन्होंने यूज किया, और पूरा का पूरा जो पैसा है, जो मार्केट है, वो तो फॉरेन में जा रहा है पैसा। तो ये कहां तक जायज है? और हमारे देश के नागरिकों को आप गिनी पिग की तरह यूज कर रहे हो। जो लोग मर रहे हैं उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और बड़ी बात तो ये कि अभी तक कानून तक नहीं था मुआवजे का, पनिशमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो इन सब चीजों को लेकर हम कहीं ना कहीं आहत थे और इसलिए जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल। 2005 से देश में ड्रग ट्रायल का समानांतर फेज शुरू हो गया। दवा कंपनियों ने
इसे कच्चे माल की खदान माना। यूरोप और अमेरिका के सख्त कानूनों से घबराई कंपनियों ने भारत की तरफ रुख कर दिया। 1940 के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और गाइडलाइन को इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि हम वर्ल्ड का कोई इतना डोमिनेंट ट्रायल हब नहीं है एक्चुअली, दुनिया के शायद 1-1.5% ट्रायल्स ही इंडिया में होते हैं, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है तो इसमें ट्रायल तो चाहिए और होंगे भी, अगर प्रोवाइडेड एथिकल कमेटियां और हर कोई कमेटियां जो अपना काम पूरी ढंग से करें। धनंजय श्रीवास्तव की नौकरी छूट चुकी है, दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है। मानव सेवा के मिशन में बलिदान का एक हिस्सा इनका भी है। इन्होंने अच्छे खासे जो इंसान भी चल रहा था, अपने परिवार को पाल रहा था, अपना खुद के जन्म जीवन निकाल रहा था, इन्होंने सारे रूटीन खत्म कर दिया पूरा। सामने कुछ पेपर रख दिए थे, धनंजय ने साइन भी किए, लेकिन इन्हें आज तक नहीं मालूम कि उन पेपरों में क्या था। डॉक्टरों ने पढ़ा जरूर होगा, इलाज करवाना है तो साइन करने होंगे। पढ़े लिखे डॉक्टर को सिर्फ इतनी ही लाइन समझ में आई थी, वही उन्होंने धनंजय को भी बता दी। उसके बाद में फिर इनका एक नियम बना लिया था कि आप हर महीने के अंदर 3 बार इनके वहाँ क्लिनिक पे जाते थे और तीनों बार में ये पूरे ब्लड टेस्ट करवाते थे, यूरिन टेस्ट लेते थे, और यूरिन टेस्ट लेने के बाद में वो ईसीजी की जो मशीनें आती हैं वो मेरे शरीर के ऊपर लगा करके इनका रूटीन जो काम ये लोग करते थे उस हिसाब से ये चेक करते थे कि जैसे पेशेंट के दवाखाने के अंदर जो काम होते हैं मामला उजागर होने पर डॉक्टर डराने धमकाने पर भी उतारू हो गए। सभी कागजों और सबूतों को इकट्ठा करने लगे। यहाँ कुछ दवाइयाँ गलती से छूट गई हैं। क्योंकि हम तो डॉक्टरों को मतलब ईश्वर की भगवान मानते हैं कि आज डॉक्टर तो भैया आज हमको इतनी अच्छी फ्री में दवा गोली दे रहे हैं, आज अपना फ्री इलाज करा रहे हैं, तो और इतनी अच्छी दवा गोली, इतनी महंगी दवा गोली। अब अपने को ये क्या होता है कि ड्रग ट्रायल क्या होता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। धनंजय ने अपने साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार के लिए जगह जगह फरियाद की, लेकिन अभी तक राहत के इंतजार में है। कोई भी संस्था और ना ही कोई तंत्र यह देख पा रहा है कि यह न्याय के खिलाफ हुआ है, सिद्धांतों के खिलाफ है। इस परिवार को मदद की जरूरत है और यह जिम्मेदारी उस डॉक्टर, उस अस्पताल की एथिक्स कमेटी और उस दवा कंपनी पर बनती है, लेकिन सभी चुप हैं। गुस्सा तो ऐसा आ रहा था इन डॉक्टरों के ऊपर कि इनको या तो सरेआम चौराहे पे लाकर के गोली मार देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी देखिएगा ना, गवर्नमेंट को भी मालूम है, शासन को भी मालूम है, सबको मालूम है कि इन डॉक्टरों ने क्या नाम से मरीजों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। उसके बाद भी ना तो गवर्नमेंट और ना शासन हमारे खिलाफ आज तक हमको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही। पुष्पा और धनंजय रोज एक लड़ाई लड़ रहे हैं। धनंजय का जीवन से संघर्ष है और पुष्पा का दवाइयों और घर के खर्चों से मुकाबला है। नई दवाइयों के लिए जरूरी है कि उन पर रिसर्च हो और उन नई दवाइयों की खोज हो, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि एक इंसान को अंधेरे में रखा जाए और उसके साथ धोखा किया जाए। अब हम दीनदयाल नगर जा रहे हैं। यहाँ एसआर बापना से मिलना है। बापना बाहर ही टहलते हुए मिले, काफी बुजुर्ग थे। बापना को पेट में दर्द की शिकायत थी। शहर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। डॉक्टरों ने दवाइयां शुरू कर दी। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। ग्रेटर कैलाश अस्पताल में गए, वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। आपने मालिश करी थी क्या पेट की? आते फट गई अंदर की। तो मैंने कहा कि मैंने तो मालिश नहीं करी साहब। फिर उन्होंने इलाज कराया, ऑपरेशन करा। 2.5 लाख रुपए लगे उसमें।
ड्रग ट्रायल की वजह से बापना का शरीर विकलांगता की ओर बढ़ रहा है। हाथ की उंगलियां ऐंठ गई हैं। यह देखना बहुत ही दुखद होगा कि इनके पेट के निचले हिस्से में बड़ा सा ट्यूमर बन गया है। इतनी ज़्यादा फीस देकर के हमने उनको दिखाया कि ठीक हो जाएंगे, और बाद में ये रिजल्ट रहा कि और उसके ज़्यादा और नई बीमारियां पैदा हो गई इसमें अंदर। प्रमोद पिता की सेहत को लेकर काफी परेशान हो चुके हैं। दूसरी परेशानी मीडिया और पूछताछ करने वाले लोगों से है। हमें देखकर भी अपना आपा खो चुके थे। यह दूसरा साल है, हमने न जाने कितने ही लोगों से बात की, कितने ही लोग हमारे घर आए, लेकिन हमारी समस्या वहीं की वहीं है। ऑपरेशन कराने के पहले जब भार्गव साहब इलाज चल रहा था, तभी उनके हाथ पैरों में थोड़ा सी ऐंठन टाइप आ गई थी, तो हमने कुछ ध्यान देने में कुछ हो सकता, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद तो और ज़्यादा हो गया वो, और अब ये स्थिति हो गई कि वो लिख भी नहीं सकते हैं। एक अच्छी नौकरी थी इनके पास, मैनेजर थे ये गोयनका पेपर्स में, वो भी छोड़ना पड़ी उनको इसी कारण। डॉक्टरों का विश्वासघात यह धरती के भगवान का धोखा है, जिसका कोई नैतिक मूल्य बचा ही नहीं। डॉक्टर के सामने कोई मरीज असहाय होता है। सामने वाले के हाथ में ही डोर है, जब चाहे जिधर चाहे खींच दे। इस मामले से जितने भी इंदौर शहर के जो डॉक्टर जुड़े थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, फोन पर उनसे बात की, लेकिन कोई भी डॉक्टर अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एहसास। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हो ना? एडवांस टैक्स पे कर रहा हूँ, अभी तंग मत करो। तुम घुसे रहो इन कागजों में। मुन्ना जी को देखो, हर साल विद फैमिली अब्रॉड ट्रिप के लिए चले जाते हैं। 4 गाड़ियाँ हैं। हाल ही में एक नया फार्म हाउस भी खरीदा। इसे कहते हैं ठाठ से जीना। मेरे पैसे, हाय मेरे गहने। अरे काश हमने सही टैक्स भरा होता। ऐसी ठाठ चाहिए थी। नहीं नहीं, इन सब से तो मुझे बहुत डर लगता है। Pay correct tax at the right time. Live carefree and be a partner in the nation's progress. अब ट्रिप की बात करें। क्या हुआ बच्चों? बस में बैठने से पहले हमारी कुछ मांगे हैं। कैसी मांगे? आप बस तेज नहीं चलाओगे, मतलब स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करोगे, गलत ओवरटेकिंग नहीं करोगे, आप सीट बेल्ट पहनोगे, बस चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे, ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करोगे। जब आप सारे रूल्स फॉलो करोगे तभी हम आपके बस में ट्रैवल करेंगे। बच्चे सयाने हो गए, अब हमें भी हो जाना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी शिक्षा सड़क पर सुरक्षा। एहसास। क्लिनिकल ट्रायल के लिए लोगों की सहमति नहीं लेना, उन्हें ट्रायल के फायदे नुकसान नहीं बताना, ये एथिक्स के खिलाफ है। डॉक्टर तक रिसर्च का पैसा पहुंच जाता है, इसमें कोई कानून कोई एग्रीमेंट बाधक नहीं होता। लेकिन जब पैसे देने की बारी लोगों को आती है तो तमाम अड़ंगे लगा दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि ये लोग पहले से गंभीर बीमारी का शिकार थे, कभी कहा जाता है कि ये स्टेज तो आने ही वाली थी। खैर, इंदौर में ही डॉक्टर ने एक ऐसे बच्चे पर ट्रायल कर दिया जिसे खुद
अपनी ही सुध नहीं है। सूरज यादव इंदौर शहर में सब्जी बेचते हैं। इनका एक बेटा है दीपक। दीपक स्पेशल चैलेंज बच्चा है। यह जन्म से ही इसी तरह से है। दीपक 4 साल का रहा होगा तभी इसे पेट में दर्द हुआ। सूरज बेटे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गया। तो मैंने बहुत सारे जगह इलाज कराया, पैसे बहुत लग रहे थे। तो और किसी ने बताया कि जैसे सरकारी अस्पताल एमबाई उसमें कराओ इलाज, तो उसमें खर्च कम लगेगा। मैंने ले गया एमबाई, वहाँ दिखाया। तो जैसे डॉक्टर ने बोले कि इसकी थोड़ी लंबी दवाइयाँ चलेगी, जब जब बुलाएंगे तब तो आना पड़ेगा। डॉक्टर ने पहले 1 माह की दवाई दी। महीने भर बाद फिर बुलाया तो पूछताछ की। उसके बाद कुछ दवाइयां और दी। 3 महीने बाद कहा कोर्स पूरा हो चुका है, अब आने की जरूरत नहीं है। वो तो बाद में हमको मीडिया द्वारा पता चला कि आपके बच्चे के ऊपर ड्रग ट्रायल हुआ है, नई दवाइयाँ चली है, इससे बच्चा मर भी सकता था। तो हमको मालूम हुआ धीरे धीरे, और कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था। देश में अधिकतर लोग अपने आर्थिक, सामाजिक और कई दूसरे शोषण को लेकर आवाज नहीं उठाते। वजह यही है कि दवा कंपनियों और डॉक्टर ने इसे कमजोरी मान लिया। अगर हम खुद भी अधिकारों को लेकर सचेत रहें तो कोई इस तरह के अमानवीय व्यवहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। 15 जून 2009 के बाद तो क्लिनिकल ट्रायल्स का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है। एथिक्स कमेटी और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है। अभी तक शासन को यह तक नहीं पता था कि भारत के अंदर कितनी एथिक्स कमेटियां कौन कौन से ट्रायल्स की अनुमति दे रही हैं। एक और मैं शासन एक लूप होल बताऊं मैं आपको कानून का, कि यदि किसी ट्रायल को कोई एथिक्स कमेटी रिजेक्ट कर देती है, जैसे इंदौर की एथिक्स कमेटी रिजेक्ट कर देती है, तो ऐसा कोई वेबसाइट नहीं, ऐसा कोई पोर्टल नहीं जिसपे आप पता कर सको कि किस किस ट्रायल्स को रिजेक्ट हो चुका। हो सकता है वही ट्रायल गोवा की कोई एथिक्स कमेटी अप्रूव कर दे, तो फिर एथिक्स कमेटी का मतलब क्या रहा। किसी पर ट्रायल में हुए दुष्प्रभाव का इलाज और उचित मुआवजा देने में अगर पारदर्शिता और तत्परता बरती जाए तब ट्रायल करना काफी सुखद होगा। हालांकि धीरे धीरे हर चीज की इवोल्यूशन होती है कि ओवरनाइट तो बनता नहीं ऐसा कुछ, लेकिन इंडिया के कानून लचीले इतने कमजोर नहीं है और उनको और स्ट्रांग बनाने के लिए भी कार्रवाइयां चल रही हैं। हालांकि उन चीजों पे मैं अभी स्टेज पे नहीं डिटेल में बोलना चाहता, जैसे एथिक्स के लिए भी नए बिल बनाए लेके आ रहे हैं। नैतिक मूल्य मोल तोल के तराजू में हिल डुल रहे हैं। सख्त कानून ही अब मर्यादा का पाठ पढ़ा सकते हैं। प्रस्तावित बिल संसद के जरिए लोगों तक पहुंचेगा। अपराधियों के बचने की गुंजाइश कम हो जाएगी और लोगों को अपना हक मिल सकेगा। क्लिनिकल ट्रायल का ये सारा का सारा मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। देश की संस्थाएं सचेत होने लगी हैं। जल्द ही नए कानून के जरिए हम देश के लोगों को छले जाने से बचा लेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। आपके सुझाव हम तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। एहसास, कमरा नंबर 226, डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ehsas@dd.nic.in। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमें फोन पर भी दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2338-6947। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो